अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो थोड़े से डिले के साथ वी विल बी कवरिंग दिस वीक, थोड़ा सा एक्सटेंडेड अगेन हो जाएगा, बट विल बी लीविंग सम इश्यूज फॉर द वीडियो दैट वी विल रिकॉर्ड ऑन संडे। और बाकी कुछ क्योंकि देयर वर सम वेरी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स एज वी वुड से आई थिंक, जो कि इस पिछले हफ्ते में हुई है या 1.5 हफ्ते में हुई है। तो विल स्टार्ट ऑफ विद एक असद उमर ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात कह दी कि एनएफसी अवार्ड और 18th अमेंडमेंट के हवाले से 18th अमेंडमेंट को रिविजिट किया जाए, और उसको कोई कह रहे हैं कि रोल बैक करते हैं, कोई कह रहे हैं कि उसको सिर्फ रिविजिट करें। तो इस तरह से अगेन I'd like you to start off and then I'll pitch in a little. वी ऑल नो ये किसका नैरेटिव है, 18th अमेंडमेंट को बुरा कहने वाला या 18th अमेंडमेंट के खिलाफ बोलने वाला. एंड आई थिंक पीटीआई इज इन नो प्लेस टू टॉक अबाउट making any constitutional changes because PTI does not have the mandate in the assembly. They can't pass any resolution. तो मतलब उन्हें तो पार्लियामेंट को वैसे ही रिडंडेंट कर दिया है. पार्लियामेंट तो is just a ceremonial thing right now. So I think this like most of the things PTI is doing right now is to get the attention away from COVID. Like you see a pattern over the last 2 months. I think ये भी conversation उसी का एक हिस्सा है because there's nothing that they can do. And I think we've realized कि NFC या 18th amendment से हमें बहुत फायदा हुआ है. अब अगर आप सिर्फ कोविड की सिचुएशन ही देख लो तो it would have been a greater disaster. It would have been a massive disaster had the provinces not have the power that they have. And I think it's time we realize कि पूरी दुनिया ही प्रोविंसेस को या अपनी जो स्मॉलर अथॉरिटीज बना रही है, स्मॉलर एरियाज में जा रही है, तो हम क्यों ना उस तरह करें. एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बिकॉज सब सूबे अपनी पॉलिसी के तहत, और स्पेशली इन आवर कंट्री जहाँ पे एक मेजोरिटी में गवर्नमेंट नहीं बनती, तो हमारी प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट में हमेशा हर सब्जेक्ट पर लड़ाई ही चल रही होगी. अभी हमने सब चीजों को डिवाइड कर दिया है, जो पार्टी जहाँ पे लड़े, जहाँ के लोग जिस बंदे से खुश हैं वो उसको इलेक्ट करते हैं और वहां पे वो उनको लीड करता है. ठीक है, मुल्क को जो सेंट्रल हमारी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करे. अभी भी वैसे ही हो रहा है, आगे भी ऐसे ही होगा. लेकिन बात यह है कि आई थिंक इट्स टाइम दैट वी इवॉल्व. पीटीआई आई फील लाइक consists of people or consists of the ideology. They've not evolved enough, like they've not been through everything. और जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं वो एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द सोसाइटी, जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट या स्टेटस को है, उसके नैरेटिव को बिल्ड करते हैं, उसी पे चलते हैं. और हमारी एस्टैब्लिशमेंट हैज नॉट इवॉल्व्ड. they do not want to grow. They do not want to see कि अच्छा the world has changed. तो ये सब उसकी कंटिन्यूटी है. अगर आप पीटीआई का लाइक जो उनका 2 साल में या 3 साल जितने भी साल गुजर चुके हैं उसमें उनकी अगर आप जो एक्शंस हैं या जो उनकी नैरेटिव है वो देखें, तो उन्होंने किसी को भी साथ लेके, अभी तक इमरान खान अपनी ऑपोजिशन से भी नहीं मिले, वो किसी मीटिंग में भी साथ नहीं बैठते. तो हम आहंगी के साथ, आप यूनिटी के साथ एक मुल्क को चला ही नहीं रहे हो, जबकि that's the way ahead. ठीक है, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी बंदे से सलाम ना कर सके, किसी बंदे के साथ बैठ ना सके. वो जितना भी बड़ा करप्ट लीडर हो, अगर उसका मुल्क में करोड़ों में वोट है, उसका उस मुल्क में स्टेक है, यू नीड टू टॉक टू दैट पर्सन. तो it's just a continuity of that whole thing. अच्छा, अब इसके बारे में ऑब्वियसली 18th अमेंडमेंट और एनएफसी दो सेपरेट चीजें हो जाती हैं, और आई एग्री विद द फैक्ट कि बहुत सी चीजें जो है वो डाइवर्ट करने के लिए हो रही हैं. बट ये है कि 18वीं तरमीम क्योंकि पीटीआई उसके अंदर खुद नहीं इन्वॉल्व थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं होता कि जब एक बच्चे को आप किसी डिसीजन में ना डालें तो वो कोशिश ये करता है कि उस चीज को खत्म कर दें, स्क्रैप करके एक नई चीज है जिसके अंदर उसका भी से हो, ताकि एक तरफ से ओनरशिप वगैरह या कुछ. अब 18th अमेंडमेंट के अंदर बहुत से लोगों को ये लगता है कि सिर्फ डेवोल्यूशन ऑफ पावर की, विच इज अ ह्यूज थिंग इन इट, ठीक है. लेकिन उसके अंदर बहुत सी और अमेंडमेंट्स, मतलब उसी चीज के अंदर बहुत सी बेसिकली आर्टिकल्स अमेंड हुए हैं, जिसके अंदर 58(2) भी है, उसके अंदर जुडिशरी की पावर्स है, देयर इज सो मच दैट गोज इनटू इट. और आई गेट कि एक बहुत बड़ा जो चीज़ है वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर, एंड आई थिंक कि जमहूरियत के अंदर जब तक आपकी जो रिसोर्सेज हैं या जो पावर है, जब तक वो निचली सतह तक नहीं पहुंची, तो आपकी जमहूरियत बेसिकली इट्स नॉट एज एफिशिएंट एज इट्स सपोज टू बी. और दुनिया भर में हम ये देखते हैं जमहूरियत का काम ही है कि आप निचली सतह तक पावर्स को पहुंचा दो. अब जहाँ पे हम एनएफसी को देखते हैं, तो एनएफसी बेसिकली उसके अवार्ड के लिए तो आपके कमीशन होते हैं. अभी आई थिंक एक हफ्ता पहले ही हमारा कमीशन जो है वो दोबारा, क्योंकि एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है जिसके बाद वो डिसबैंड हो जाता है, नया कमीशन बनता है. तो हमारा
2010 से आई थिंक पीपीपी के दौर में आखिरी दफा हमारा जो 7th एनएफसी आया, उसके बाद तो हमारा कोई निकला ही नहीं है। आप अपने आप को इतना एफिशिएंट करो कि उस कमीशन में से कुछ निकालो। ठीक है, आप रिसोर्सेज कम नहीं कर सकते, मगर आप बेहतर एलोकेशन तो कर सकते हो। आई डोंट फील दैट हैपनिंग, ठीक है। और 2 साल अगर पीटीआई की हुकूमत के थे, उसके अंदर दे कुड हैव मेड इट लिटिल मोर। आई थिंक एफिशिएंसी इसके अंदर बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है, क्योंकि आई डोंट सी दैट हैपनिंग एनीवेयर। और फिर उसके अंदर एक और बात ये आ जाती है कि क्या ये सही वक्त है, और क्या कोई भी वक्त सही होता है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज गोना बी ट्रेजेडीज या कैटास्ट्रोफीज। और अब कोविड का तो हमें नहीं पता है कब खत्म होगा। तो अगर 18वीं तरमीम, ठीक है, जिस तरह आई गेट द पॉइंट कि वो कोई सहीफा नहीं है अल्लाह मियाँ की तरफ से कि उसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है। अमेंडमेंट जैसे 18th अमेंडमेंट थी, या वो हमारी फौजी अदालतों के लिए अमेंडमेंट हुई थी, तो उस तरह ये भी एक अमेंडमेंट है। हम इसको रिवर्स नहीं तो हम रिविजिट तो शायद कर ही सकते हैं, लेकिन इसका क्या कोई सर्टेन वक्त होगा? व्हाट डू यू थिंक, इज देयर अ परफेक्ट टाइम फॉर इट, या कि वो डिस्कशन शुरू हो जानी चाहिए? और दूसरा, लाइक यू सेड कि अगर इमरान खान जो है ऑपोजिशन लीडर से हाथ मिलाने के रवादार नहीं है, तो हाउ डज ही एक्सपेक्ट कि 2/3 मेजोरिटी आपको चाहिए एक अमेंडमेंट के लिए? तो उसके अंदर कहाँ से फरिश्ते आएंगे? आई गेट द फैक्ट कि जिस तरह हमारे सेनेट के चेयरमैन नहीं बदल सके, ठीक है, तो पीछे से हाथ होंगे जो कि खींचेंगे लोगों को, स्ट्रिंग्स हिलेंगी, पपेट्स बनेंगे, लेकिन फिर भी मतलब कुछ सामने भी तो होना चाहिए ना। अभी इफ यू लुक एट पीटीआई, उनका आप जनरल जिस अंदाज से वो लोग फंक्शन कर रहे हैं, तो यू डोंट एग्जैक्टली सी कि 2/3 मेजोरिटी कहीं से भी आप पूरी कर सकते हो। और फिर अगर आप हर चीज एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर रिलाई कर रहे हो हर चीज के लिए, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस गवर्नमेंट? इसके अंदर फिर ये कि लाइक आई सेड कि क्या कोई सही वक्त है इस 18वीं तरमीम को रिविजिट करने का या मजीद अमेंड करने का? like you said, like it's not the Quranic revolution या कुछ जो बंदा change ना कर सके, ठीक है। if you feel like, if the parties feel like that यहाँ पे कुछ मसला हो गया, जाहिर सी बात है, human made चीज है उसके, और या फिर आपका टाइम बदल जाता है, वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, और आप कहते हो कि अच्छा नहीं यार, this is the need of the hour and we need to change it. I get it, हो सकता है पार्लियामेंट्री कमेटी बने, सब साथ बैठे, उसको बेहतर सिस्टम इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करें, और जो सिस्टम है उसको इन प्लेस रखते हुए उसको इवॉल्व करें कि एक सिस्टम बन गया, अच्छा अब इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, उस नियत से चलें तो एवरी टाइम इज द राइट टाइम। इवन कोविड में हो सकता है, वी आर हैविंग बिजनेस एज यूजुअल, लाइक आई वर्क, यू वर्क, वी आर हैविंग daily tasks and routine. Why can't the parliamentarians meet over Zoom, or why can't parliamentarians do things they're supposed to do? But the thing is कि intent at heart सही होना चाहिए। आप इस वजह से कोई चीज चेंज करो कि नहीं जी मुझे पसंद नहीं आई या मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था, तो वो एक गलत चीज है। लेकिन आप कहो कि अच्छा यार ये मसला है, ये मसला ठीक करना है, और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर आप इस उससे बात करो, तो आई थिंक बहुत से लोग, शायद उनको 2/3 मेजोरिटी मिल भी जाए कि अगर सब कहें कि अच्छा यार हाँ ठीक है, अगर ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, एंड वी ऑल हैव सीन के ये चीज मसला है। जो बाकी भी सारे सिस्टम्स बने हैं, इंस्टीट्यूशंस बने हैं दुनिया में, सारी दुनिया चल रही है, वो इवॉल्व होके चल रही है। उनने देखा, उनने टेस्ट किया, उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं यार इसमें ये चीज इंप्रूव हो सकती है, और उन्होंने वो इंप्रूवमेंट्स लाए। हम भी वैसे ही हैं, अगर वी वांट टू ग्रो एज अ नेशन, वी नीड टू डू दैट। तो every time can be a right time, it's just a matter of intent. If it's the right intent, then we can do something about it. अगर सिर्फ एक शुडली छोड़नी है या फिर एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, तो फिर तो कभी भी राइट टाइम नहीं हो सकता। या फिर किसी के लाइक मैलिस है, लाइक पीछे एक गंदी नियत होती है ना कि हमने इस चीज को करना है, वो ना हो तो फिर तो राइट टाइम है। I agree completely. अब इसके अंदर just to bring it into more perspective, I think उस दिन मैं इसहाक डार का एक इंटरव्यू देखी थी with तलत हुसैन, and he was talking about how it was such a rigorous process जिसके अंदर सारी पार्टीज जो भी पार्लियामेंट में थी उनको इकट्ठा किया, छोटी से छोटी पार्टी भी जो थी उन्होंने उनको इकट्ठा किया हुआ था। और उसके अंदर इतनी वो कहती कि रिकॉर्डेड मीटिंग्स तो कम है एज कम्पेयर टू जो अनऑफिशियल और वैसे ही आपकी जिस तरह निजी आपकी महफिल होती है ना, उस लिहाज से जो मीटिंग हुई वो इतनी ज्यादा और इतना लंबा प्रोसेस है। और उसके अंदर मैं बल्कि कल परसों दोबारा उसको 18th अमेंडमेंट को देखी थी, तो मैं देख रही थी कि वहां पे जिस तरह लोगों के नोट्स हैं, हर पार्टी का नोट है कि अच्छा ये वाली चीज को इस तरह हो जाना चाहिए, ये पार्टी ने ये रिकमेंड किया, या इस बंदे ने ये किया, और उसके अंदर पूरे, तो इट्स अ ह्यूज प्रोसेस। एंड टू थिंक कि पीटीआई ये अकेले कर सकती है, या उन मुझे वो जिम्मेदारी का एहसास उनके अंदर नजर नहीं आ रहा। असद उमर ने, मुझे समझ नहीं आती कि असद उमर जैसे बंदे ने एकदम से ये फुलझड़ी कहाँ से निकाल दी है। लेकिन ये है कि
at the moment, you know, looking at their record, उनकी जो performance है या जिस लिहाज से वो हर चीज को आगे लेके जा रहे हैं, मुझे personally नहीं लगता कि this is the right time. I agree कि हर चीज को रिफॉर्म करने की जरूरत है, और जैसा यू सेड एवोल्यूशन की बात है, आई एग्री कम्प्लीटली, बट उसका एक वक्त होना चाहिए, उसका एक तरीका होना चाहिए, और अगर आप उस तरीके को नहीं कर सकते और अगर आपने उस चीज को मजीद बिगाड़ना ही है तो बेहतर है कि आप उसको छोड़ दो, क्योंकि डेवोल्यूशन ऑफ पावर की जहां तक बात है, ठीक है कुछ चीजें बहुत जल्दबाजी में हो गई और कुछ चीजें शायद पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, मगर बात जो सच है वो यही है कि पीटीआई भी तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर के एजेंडे पे ही आई थी। उन्होंने कहा था कि हम लोकल बॉडीज तक लेके जाएंगे, वो कहाँ No, गए? but do you remember PTI के इंटरनल इलेक्शंस हो रहे थे जिसमें हमने वॉलंटियर किया था कि हमने करना है, रजिस्टर हुए थे. I was thinking the other day कि वो कहाँ हैं. हाँ, और जस्टिस वजीउद्दीन ने जब रिपोर्ट निकाली तो ऑल ऑफ अ सडन जस्टिस वजीउद्दीन गायब। अकबर एस बाबर ने जब फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की बात की तो ही वाज यू नो थ्रोन आउट। जावेद हाशमी ने जब बात की कि ये किसी और के एजेंडा पे चल रहे हैं या ये नहीं करना चाहिए था, ही वाज आउट, यू नो। तो ये Yeah. वो लोग हैं जो कि जब आप और आज की बात कर रहे हैं 7th में हो रहा है और अभी तक उस कमीशन की रिपोर्ट पे कोई बात नहीं आई जो 25th अप्रैल को आनी थी. तो exactly. you just see के हर चीज, like I said previously in the previous video, it's just about PR now. PR एक चल रही है गवर्नमेंट अब अब. नाउ दैट यू टॉक्ड इंफॉर्मेशन अबाउट मिनिस्ट्री तो और ऑप्टिक्स की फिर बात आ जाती है, तो द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई वांटेड टू डिस्कस वाज द अपॉइंटमेंट ऑफ आसिम बाजवा एंड नॉट शिबली फराज, ठीक है। we मुझे all नहीं know feel- Shibli Faraz is just for the sake of it, like just हाँ, the मतलब face. एक पोस्टर बॉय है जिसके पीछे, और आई थिंक लिटरली सारे टॉक शोज के ऊपर बैठ के अगर बातें सुने तो यही बात चल रही है कि शिबली फराज बेचारा यू नो उसको मुफ्त की एक मिनिस्ट्री मिल गई है। असल में जो, हाँ. क्योंकि आसिम बाजवा ने ना टीवी पे आना है ना वो कोई उस लिहाज से ट्वीट्स करेंगे या कुछ भी, जितनी वो पहले कर रहे थे उतनी ही करेंगे, लेकिन ये है कि जो पूरी पॉलिसी, Which was a little too much फिर भी. हाँ मतलब इतना लिटरली एक एक चीज जो आई थिंक आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर वाज इट We might be being monitored by him right now. Yeah, we may be so high, Asim Bajwa. Yeah, But anyways, big I think fan. it was it. If I'm not mistaken, कि काशिफ अब्बासी शायद ये बात कर रहा था कि you know normally ये होता है कि जब आपकी dictatorship होती है ना तो उसके अंदर you know who your enemy is, right? I'm not quoting him, ठीक है? तो it's मतलब जो gist था मुझे जो समझ आई उसकी बात से कि you know who your enemy is, तो आपको मतलब उसके अंदर ना आपको फील नहीं होता कि अगर आप सेंसर हो रहे हो या कुछ हो रहा है, बिकॉज यू नो कि ये तो है ही इस काम के लिए ना। बट देन जब आप डेमोक्रेसी में ऐसी चीजें फेस करते हो या डेमोक्रेसी में कोई पोस्टर बॉय बना के पीछे एक और बंदा उसके स्ट्रिंग्स यू नो हिला रहा होता है, तो उसके वो दैट्स अ कंप्लीटली अदर स्टोरी। अच्छा, सो व्हेन वी टॉक ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ आसिम बाजवा, तो इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, यू नो, कि सामने एक बड़ा शरीफ सा यू नो एक आप कहते हैं ना एक फरिश्ता आप बिठा दो कि वी ऑल नो शिबली फराज इज अ गुड मैन, ठीक है, सेनेट के वो लीडर भी हैं और इस मतलब ही इज अ मैन ऑफ words, he is a man who's celebrated and who's you know praised by all across you know different parties. बट जब आप एक ऐसे बंदे को सामने लगा देते हो और फिर पीछे से आपको पता है कि स्ट्रिंग्स जो है वो कोई और हिला रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि हाँ एक जमहूरी दौर में और हमारा आई थिंक बहुत सारे if आई थिंक कल या परसों अली मोहम्मद खान ने एक कोई पोस्टर या पिक्चर सी शेयर की थी जिसके अंदर बहुत सारे इमरान खान था, फिर बहुत सारे फौजी थे और फिर मतलब ये डिफरेंट, ये बाजवा हो गया, फिर यासिम बाजवा हो गया, मल्टीपल जो इन्होंने बड़े बड़े एनडीएमए का चीफ है इस तरह के, और फिर पीछे अली मोहम्मद खान था, मुराद से थे, यू नो कुछ गिने चुने। तो उसको देख के मुझे बड़ी हंसी आई थी इस बात से कि यू नो ना कहते हुए भी इन्होंने बहुत कुछ कह दिया और शायद दे डोंट इवन रियलाइज इट। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? One, I think is it, and what jamhuriyat, like आपकी censorship all time high है, आपके पास फ्रीडम किसी चीज का भी नहीं है, आपको पता है कि आपका मुल्क कौन चला रहा है इस वक्त, हम सबको पता है कि क्या हो रहा है, और अगर आप मेजर इंस्टीट्यूशंस को देखें तो उनमें सब आर्मी वाले हैं. I think Shibli Faraz Wali is the best game Imran Khan has played till now, because at the face of it उन्होंने रख दिया है जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है. Like any talk show, any person you talk to, they're like, oh अच्छा, he's a very nice man. I think he's played that well. और पीछे से उन्होंने एक authority वाला बंदा, आसिम बाजवा is a very nice PR guy. Like he's a very good PR person. Because अगर आप उनकी आर्मी के दौर में देखें, हमारी आर्मी की जितनी glorification उस जमाने में हुई है उतनी कभी भी नहीं हुई. जनरल राहिल शरीफ को सिपा सलार बनाने वाला बाजवा है. Exactly. So I think Asim Bajwa is an excellent man. अगर आपने अपना narrative चलवाना है मीडिया में, तो he was very diligent in his work.
he made sure के आर्मी अच्छी चल रही हो, he made sure, मतलब हर चीज पे वो on point थे. मैं एक भी चीज पे उनको नहीं कह सकती. Like even ट्विटर पे अगर मीम वॉर चल रही है, उससे भी आसिम बाजवा सबसे आगे लीड पे होते थे. तो आई थिंक ही इज एन एक्सीलेंट पर्सन लाइक दैट. एंड आपको पता है कि आर्मी वाले डिसिप्लिनेरियन होते हैं और वो सबको सीधा करके रखेंगे. लाइक एक फोन कॉल भी काफी होगी बिकॉज वो एक आपके जनरल से आ रही है. तो आई थिंक ये सबसे अच्छी गेम है बिकॉज फिरदौस आशिक अमान वाज अ ब्लंडर. शी शुड नेवर हैव बीन द फेस ऑफ पीटीआई. लाइक हु इज शी मैन? वो क्यों थी? मुझे, मैं अपनी भी मामा बहुत बड़ी पीटीआई सपोर्टर और मैं उनसे जब भी वो आती थी टीवी पे, मैं कहती थी मामा व्हाई दिस, लाइक डिड यू नॉट हैव एनी अदर पर्सन हु कुड रिप्रेजेंट योर गवर्नमेंट? पंजाब में आपके पास फयाजुल चौहान है, उनके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं, मतलब वो अपनी एक खुद एक कैटेगरी है इंसानों की. तो आई थिंक इन्होंने अच्छा किया है कि एक फेस पे तो एक अच्छा बंदा रख दिया ना, एक बंदा जो रिप्रेजेंट कर रहा है इनको. चलो वो ही तो अच्छा है. पीछे से वो, अब तो पीछे से तो इमरान खान को भी कोई और चला रहा है, तो फायदा, मतलब बात तो सेम ही है. हाँ, I यहाँ get पे ऑफिशियल अपॉइंटमेंट है, यहाँ पे ऑफिशियल अपॉइंटमेंट है, वहाँ पे अनऑफिशियल अपॉइंटमेंट है, और ऑफिशियल अपॉइंटमेंट किसी और की हुई है. तो इट्स द सेम आई थिंग. थिंक वो हम अक्सर आपस में जो बात कर रहे होते हैं, हम ये कह रहे होते हैं ना कि नॉर्मली ना वो कू करने की एक सिचुएशन बनाने की कोशिश की जाती थी फौज की तरफ से. अभी उन्होंने इतना सरेंडर किया है कि वो भी कहते होंगे कि भाई व्हाई टेक द हैसल, हम लोगों की गालियां क्यों सुने, अच्छा खासा वो हमें हर चीज तो प्लेट पे लाके दे रहे हैं कि आप लोग कर लें. तो वो वाली बात है कि वो कू भी नहीं लगाना चाहते. तो जो वो खौफ था, एक कांस्टेंट एक फियर होता था. आई थिंक पीपीपी की गवर्नमेंट में तो हम इतना डरते थे कि जी ये लॉन्ग मार्च होगी, अभी कू हो गया, ये हो गया, आई अभी हो रिमेम्बर गया. जब ताहिरुल कादरी आए थे पहली बार, जब वो हाँ, आए थे, आई स्टेड अप ऑल नाइट के आज तो कूल लगेगा, आज तो कुछ होगा, आज तो कुछ होगा. आई स्लेप्ट इन माय टीवी लाउंज इन फ्रंट ऑफ द टीवी. मैं पूरी रात बैठी रही कि कुछ तो होना है, कुछ तो होना है. और हम हर वक्त वेट कर रहे होते थे कि ओ बस और अब तो जितने शुरू, अब धरने तो. हुए, जितनी लॉन्ग मार्चेस हुई, हम हमेशा, हमें एक तो ये जी साबिर शाकिर भी तो बैठ के हमें पूरा वक्त यही सिखा रहे होते थे ना कि अब फौज आई तो अब फौज आई. आ रही है, तो आ रही है. आई थिंक हम उंगली उनके भी उठेगी, अभी इंतजार उंगली में. उठेगी, अभी उंगली उठेगी. हाँ, तो वो अंपायर वाली. की उंगली, बस हाँ, हम तो वो इंतजार उस करते रह एम्पायर की गए. उंगली फैसला में थर्ड हम, एम्पायर कर गया. आई थिंक वो एम्पायर की उंगली इतनी उठी कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें तो वो आ रहे हैं. मतलब आप उनको ऑफिशियली डालो, आप अनऑफिशियली डालो, मतलब दे प्ले देयर गेम वेरी वेल, ये मानना पड़ेगा. ठीक है, और अभी हम ऐसे हंस रहे हैं लेकिन अंदर से वाकई में दिल रोता है, क्योंकि जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत, ठीक है, और वही पार्टी जिसने अपेरेंटली इस साल उसको 24 साल हो गए जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करने वाली. तो वी ऑल नो वेयर इट वेंट डाउन. आई थिंक इसके ऊपर मजीद बात करना इज कंप्लीट वेस्ट नाउ, क्योंकि वी स्पेंट आवर्स टॉकिंग अबाउट दिस. अब इसके अंदर ना एक पॉइंट आता है, एंड देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, एंड आई थिंक अगेन ये काशिफ अब्बासी ने ही बात की थी, आई थिंक फहद हुसैन के शो में, कि when you talk of Asim Bajwa and his appointment, ठीक है, तो अब एक ये चीज भी सामने आनी चाहिए कि if he's been appointed, तो he should be put under the same accountability process जिसके अंदर के हमारे फॉर इंस्टेंस हम फिरदौस आशिक अवान को कर रहे थे. तो उसके अंदर नहीं होना चाहिए कि फौज ही सुप्रीम है, फौज को कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये एक सीक्रेट काउ है, वो जो हमने बनाया हुआ इन लोगों को, वो फिर आसिम बाजवा के ऊपर नहीं अप्लाई होना चाहिए. इतना नहीं है, बट इसी से थोड़ा सा रिलेटेड एक बात है कि आई वाज रीडिंग दिस न्यूज़ आर्टिकल, उसके अंदर लिखा हुआ था कि जैसे अब कोविड सिचुएशन है, इसके अंदर हमारी जो डिफेंस बजट है उसके ऊपर शायद हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये देख नहीं रहे कि हम बहुत सी जगह हमने डेवलपमेंट को काट दिया. हमने बहुत सी जगह जहाँ पे हमने कट्स लगाए, लेकिन डिफेंस एक ऐसा बजट है जिसको लाइक इंटरेस्ट, जो हमारी इंटरेस्ट स्पेंडिंग है, हमने जब इंटरेस्ट रेट नीचे किया तो हमारी एक तरह से कट वहां पे भी तो लगी है, लेकिन डिफेंस एक ऐसी चीज है जिसको अभी तक कट नहीं लग रहा. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि क्या इस सिचुएशन में ठीक है, हमें अपने गार्ड्स डाउन नहीं करने चाहिए, हमें अपनी फौज को भी प्रॉपरली इक्विप करके रखना चाहिए, बट क्या उतना जरूरी है उनको इस वक्त इतना बजट दे देना? आई थिंक पूरी दुनिया ने शायद रियलाइज कर लिया है कि द स्पेंडिंग ऑन आवर बजट, ऑन डिफेंस बजट, इट्स ओवरली, it's literally throwing money down the drain, because what's it for? A thing like COVID attacks you, a thing like COVID happens, you're not equipped with hospital equipment, you're not equipped with PPE, people are just dying in this age, people are dying. um, और
स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया की बात करूंगी, दोनों बहुत गरीब मुल्क हैं। गरीब, खैर इंडिया गरीब भी बोल सकते हैं आप इंडिया को, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, हम लोग स्ट्रगलिंग कंट्री, हमारी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। और लेकिन इंडिया की भी पॉवर्टी अगर आप सिचुएशन देखें तो बहुत बुरे हालात हैं वहाँ पे, अभी भी नजर आ रहा है कि कितने बुरे हालात हैं। तो आई थिंक इट्स टाइम कि, लेकिन इतना इतनी ओवर स्पेंडिंग फालतू में, और मतलब हम हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि डिफेंस बजट को कम होना चाहिए, उसकी ऑडिट होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि हमारी कौन सी चीज कहाँ पे स्पेंड हो रही है। ठीक है यार, लेकिन हमारा पैसा भी तो है, और मतलब हाई एंड माइटी भी होके हम चलते हैं, और हमारे पैसे पे, बट लिटरली टैक्स पेइंग सिटीजंस, यू नो। और आप नैरेटिव भी ये बिल्ड करो कि नहीं जी हम तो अभी भी बहुत कम गुजारा कर रहे हैं। आई थिंक इट्स टाइम कि वी रियलाइज कि हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारी डिफेंस भी गरीब ही होगी। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि अपने बॉर्डर्स को कम कर लें, सिक्योरिटी कम कर दें, या वो कुछ, मतलब जाहिर सी बात है, हम सबसे पहले हमारा डिफेंस आता है किसी भी और जगह। और पिछले साल हमने देखा कि इंडिया को जंगी जुनून जब चढ़ेगा तो चढ़ेगा, वो इस्लामाबाद के नजदीक आ गए थे। बट देन माई पॉइंट इज, उस बात पर वेयर वाज आवर डिफेंस देयर? जब वो बालाकोट में आके हमारे मुल्क में अटैक करके इंडिया के प्लेन्स चले गए, हमें रात को पता ही नहीं चला। क्या वो इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है? तो इट्स लाइक इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन, एंड आई थिंक हमेशा ह्यूमैनिटी को पहले होना चाहिए, इंडिया के केस में भी, पाकिस्तान के केस में भी। सैडली इंडिया में अभी वो गवर्नमेंट नहीं है जो हु इज रेडी टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन, एंड इट्स सैड बिकॉज दोनों तरफ से सफरिंग बढ़ेगी। अभी कोविड कहीं भी नहीं जा रहा, लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। आई वाज सीइंग दिस मैसेज ऑन माय फैमिली ग्रुप, माय मॉम हु हैड सेंट इट के 2 हफ्ते बाद जो है वो 20th मई के 30th मई को कोविड इज एंडिंग इन पाकिस्तान, 30th जून को इट विल बी ओवर, पूरी दुनिया में दिसंबर में खत्म हो जाएगा। And people just don't realize it's not going to be like that, you know. It's going to have permanent effects on our lifestyle, on our life, और we're not ready to have that conversation. और हमारे मुल्क में तो उस, क्योंकि holier than दो है एक institution, तो आप उस बारे में बात भी नहीं कर सकते। तो it's मतलब it's always going to be a risk, but I think it's time we realize कि यार इतनी जरूरत नहीं है अब हमें। I think वही बात है कि ये भी जो न्यूज़ आर्टिकल है डॉन में छपा था, आई कैंट एग्जैक्टली प्लेस कि किसने, इट वाज अ गर्ल, आई रिमेंबर कि इट वाज अ गर्ल राइटर जिसने लिखा हुआ था, इट वाज वेरी वेल रिटन। उन्होंने जो मैसेज अक्रॉस किया वो काफी अच्छा था। इट वाज ऑब्वियसली यू नो इन टर्म्स ऑफ कोविड के उसके बाद हमें ये सोचना चाहिए कि यू नो डज इट इवन मैटर कि एंड ऑफ द डे इस वक्त वेयर डू आवर डिफेंसेस स्टैंड, यू नो कि हमें अभी the greatest threat is a sneeze, like literally a sneeze is the greatest threat और आप कोई out भी there. न्यूक्लियर बॉम्ब बना लो, आप कोई भी वेपन बना लो, कुछ भी कर लो, आप नहीं कर सकते। और एग्जैक्टली जिस तरह हम डील कर रहे हैं, हमारा मुल्क जिस तरह डील कर रहा है, हम ये कह रहे हैं अच्छा जो जिसने मरना है वो मरना है, फिटेस्ट ऑफ ऑल जो है वो बच जाएंगे। हमारा मुल्क सैडली उसी तरफ जा रहा है, मंडे से सब कुछ खुल रहा है। तो बात वहीं पे आके ठहर गई कि अगर आप तब लोगों को मरने दे रहे हो तो फिर आप किसी भी सिचुएशन में लोगों को मरने दोगे, at the expense of your economy, at the expense of your businessmen. Like क्या इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? Again, इसके अंदर आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल्स दैट वी हैव इज ऑफ कोरिया, ठीक है, उन्होंने एंड इंडोनेशिया एंड मलेशिया और ये वाली जो सारी कंट्रीज हैं, इन्होंने कोई 30 साल डट के एजुकेशन और हेल्थ के अंदर इन्वेस्ट किया है, एंड वी सी वेयर द ग्राफ हैज गॉन, ठीक है। तो उसके अंदर आई थिंक यू नो दैट बेसिकली मैनिफेस्ट द एंटायर कन्वर्सेशन के स्पेंड करोगे सही जगह पे तो आउटपुट निकलेगा, नहीं करोगे तो फिर इसी तरह हम लोग जी हमने उसको शूट कर दिया, हमने इंडिया का पायलट अपने पास रख दिया, अभिनंदन को हमने चाय पिला दी, हम उसी बहस में पड़े रहेंगे और वो ऑप्टिक्स की गेम चाय पिला दी, लाइक हमारी 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 इस डेकेड की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो ये है कि हमें एक पायलट को चाय पिला दी, उसके मेस का बिल लग रहा है। आई मीन व्हाट ग्लोरिफिकेशन मैन। तो आई थिंक यू नो वही बात है कि इट हैज बिकम अ गेम ऑफ ऑप्टिक्स, ठीक है। और आजकल की सिचुएशन में जब कि ऑप्टिक्स डोंट प्ले आउट, क्योंकि इसमें आपकी लोगों की जिंदगियों की जानों का मसला पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर यू नो इट काइंड ऑफ गेट्स वेरी प्रॉब्लम। मूविंग ऑन, एक और चीज है जिसके ऊपर मुझे बात करनी थी। आई थिंक वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, देयर वर several others that I wanted to discuss, but I think it's getting a bit long.
तो बिलाल लाखानी ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक आर्टिकल लिखा था जिसके अंदर ही टॉक्ड अबाउट असद उमर एंड हिज रीइमर्जेंस एंड हाउ लाइक अराउंड a few months ago या एक साल होने वाला, I don't exactly remember, I think पिछले अप्रैल में निकाला गया था असद उमर को, तो या अराउंड अ ईयर के रिसर्जेंस हुई है उसकी, और किस तरह now he is basically everywhere. He is not just the planning commission, he is heading everything right now. COVID के हिसाब से जो भी चीज हो रही है, he's the right person. But Bilal Lakhani talked about how इमरान खान जो है वो फाइट कर रहा है फाइनली अपने लोगों को वापस लाने के लिए और सब कुछ. But what I see is कि जिस तरह का मैं असद उमर इस वक्त देख रही हूँ, to me he does not seem like the old Asad Umar. He's basically talking about the same things. वो भी undermine कर रहा है, underplay कर रहा है कोविड की सिचुएशन को, और वो भी बेसिकली वही सारी बातें कर रहे हैं जो कि इमरान खान, जिसको हम बेवकूफ़ी की बातें कहते हैं. आई डोंट वांट टू कॉल इट दैट, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे मिनिस्टर हैं, बट आई डोंट हैव बेटर वर्ड्स इस लिहाज से कि बेवकूफ़ी की ही बातें. तो उस लिहाज से असद उमर को अगर हम स्पेसिफिकली डिस्कस करें तो व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक we understand कि उनकी वापसी किसी शर्तों पे ही आई होगी, and now he has understood the game कि अच्छा I need to play by these rules to get in the front of this government, या इस गवर्नमेंट को represent या इस गवर्नमेंट में रहने के लिए अगर आप गुड बॉय या आप आइडियोलॉजिकल चलोगे तो आप नहीं चल सकते. अगर आप, क्योंकि असद उमर हैज ऑलवेज बीन द पर्सन जो अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो मानेगा, टीवी पे भी आके कहेगा कि अच्छा नहीं, हाँ मैं आई एग्री, मैं पर्सनली एग्री नहीं करता कि ये बात है, या इस तरह करके वो हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात हमेशा करते थे बिकॉज ही इज अ रीजनेबल मैन. बट नाउ ही इज अंडरस्टूड पॉलिटिक्स एंड आई थिंक वो पॉलिटिकल फिगर ही बन गए, क्योंकि the Asad Umar we loved, the Asad Umar we followed, the Asad Umar we fangirled over के यार क्या बंदा है ये, बंदा हमारा MNA होगा, क्या मजा आएगा. We've all seen के it doesn't work, right? So I think he's just playing by the book now. और इस मतलब when you talk about how Asad Umar was literally the मतलब I remember talking to Asad Umar about how अगर इमरान खान उसी हल्के में खड़ा होता तो I would not have voted for him. I voted for Asad Umar for the reason that he is Asad Umar. और कोई 2013 की बात है I think, जिसमें असद उमर ने he said कि जिस दिन मुझे लगेगा कि इमरान खान गलत कर रहा है उस दिन मैं पार्टी छोड़ दूंगा. तो फॉर मी, मेरे लिए वो मेरा मॉरल कंपस था कि जिस दिन तक असद उमर है उस दिन तक मैं पीटीआई के अंदर फिर भी बिलीव कर सकती हूँ. बट नाउ आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, क्योंकि on the one hand I would like to believe कि असद उमर is still that logical, rational, reasonable person that he is, और जिसने इतनी amazing job की है, जिसने मतलब उस he's been a good man, right? He's been a good politician, a good technocrat in that sense. But अब मुझे नहीं समझ आती कि where is he headed, और क्या वो भी वही बन. मैं यही समझना चाहती हूँ या मैं यही बिलीव करना चाहती हूँ कि he's still that same old guy, but जो press conferences में सामने आ रहा है, it's not something that I feel is something, is someone who we voted for or is someone who I'll vote for next time. So I hope he turns back to the person he was. Now just I hope अगले elections तक कोई अच्छा option आ जाए because we don't know कि हम किसको vote करें. हाँ. Okay, so there are still a few topics that I wanted to discuss with you, Ifra, but I think for now this is enough. Because some of the major topics that I felt जिनको cover करना चाहिए, we've done that. In the next video that we'll record on Sunday, we'll try to talk over some of the points that we missed out on. ठीक है? But for now, I think we should sign off. Again with the prayer that things go well, or things actually improve, और हम सब अपनी अपनी responsibilities को समझें और उनको उस लिहाज से निभाएं जिस तरह निभाना चाहिए. In the words of Shahid Masood, I keep ending it on that क्योंकि it basically encompasses it all कि अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा के लोगों का सबका ख्याल रखेगा. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान पाइंदा.